मनीष जी, इस दौरान अरविंद जी भी जेल गए, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, आपने इस्तीफ़ा दिया। डू यू रिग्रेट? आपको लगता है कि ये गलती हो गई? और आइंदा और जब आपने 17 महीने जेल में काटे तो कभी आपके दिमाग में ऐसी बात आई कि यार मैं पत्रकार था, मैं कहाँ आके इन चीज़ों में फंस गया? आपको कभी कोई प्रलोभन या कुछ ऐसे देने की या कोई डील ऑफर हुई जेल में? देखिए, रिग्रेट तो मुझे कभी नहीं होता, क्योंकि मुझे डे वन से पता है, राजनीति में तो बहुत बाद में आए, मैं तो पत्रकारिता की नौकरी छोड़ के, टीवी की नौकरी छोड़ के सड़क पे उतरा था लड़ने के लिए। और जब मैं सड़क पे राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसे कानूनों के लिए, इन सब के लिए उतरा था, तो ये सपने बिल्कुल नहीं थे कि कोई मुझे रेड कारपेट वेलकम देके सर आंखों पे बिठा के रखेगा। लड़ने के लिए उतरे हैं, लड़ने के लिए उतरना तो वो मानसिकता फिर आपको लानी पड़ेगी। तो उसी क्रम में राजनीति में आ गए, तो ना राजनीति में आने का कोई अफसोस है, गर्व है, बल्कि कि भगवान ने, देश की जनता ने इतना भरोसा किया कि राजनीति में आके कुछ पदों पे काम करने की जिम्मेदारी दी, तो इस बात का गर्व है कि हमने ये कर दिया, स्कूल ठीक किए, अस्पतालों में काम किया, तो इस पर गर्व है, कहीं से कोई रिग्रेट नहीं है। आपने इस्तीफे का जिक्र किया, अगर आप प्रैक्टिकली देखें गवर्नेंस में, किसी मंत्री के इस्तीफा देने से सरकार नहीं गिरती है। इतनी सारी सरकारें, राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, अगर मंत्री को इस्तीफा देता है तो सरकार नहीं गिरती है, उसका काम दूसरे मंत्री को दिया जा सकता है या उसकी जगह दूसरा मंत्री लाया जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा देता है तो सरकार ही गिर जाती है, सरकार बदल जाती है। ये एक टेक्निकल फर्क है मेरे और अरविंद जी के इस्तीफा देने और नहीं देने के फैसले में। मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया, एजुकेशन सहित मेरे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, उनको और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए तुरंत वो जिम्मेदारी आतिशी को दे दी गई। अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ये साजिश कर रहा है कि साहब पूरी सरकार को गिरा दो। और कैसे गिरा दो? उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिल रहा, तो चलो किसी आदमी को पहले गिरफ्तार कर लेते हैं, 5-6 महीने पहले उसको जेल में रखते हैं, फिर कहते हैं भाई तेरे को बेल चाहिए तो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक बयान भर दे दे, उस बयान भर के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को उठा के जेल में डाल देते हैं। अब ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दें तो एक तो दिल्ली की सरकार तो गिरी जाती है, दूसरा सबसे बड़ा संकट जावेद जी इसमें यह है कि फिर ये एक प्रेसिडेंस बहुत अच्छा मिल जाता है केंद्र में बैठी हुई सत्ता को, कि जब भी किसी विपक्ष की पार्टी की सरकार गिरानी हो तो सबसे बढ़िया तरीका है कि उसके खिलाफ कुछ भी, किसी आदमी को पकड़ो, जेल में डालो, 6 महीने बाद उसके बयान दिलवा दो, बोलो तेरे को बेल तभी देंगे जब तू उनके खिलाफ बोलेगा, उस बयान के आधार पर उठा के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो और फिर बोलो इस्तीफा दो। तो ये तो सरकार गिराने की शॉर्ट रेसिपी बन जाती, इसलिए नहीं दिया। एक प्रेसिडेंस जो है, जो दिल्ली की जनता कई बार ये सवाल पूछती है कि एक प्रेसिडेंस तो झारखंड का भी है जहां पे अंतरिम मुख्यमंत्री आए, तो वो दिल्ली में क्यों नहीं किया जा सकता था? मैं उसका उल्टा भी पूछता हूं, अगर हेमंत सोरेन जी इस्तीफा नहीं देते, वो भी मॉडल था, क्योंकि ये मॉडल वहां से शुरू हो चुका था कि भाई किसी चुने हुए मुख्यमंत्री को जो केंद्र की सत्ता के विपक्ष में है उसको जेल में डालो और उसकी सरकार को गिराओ, वहां पे फिर उसके पूरे सिस्टम को अस्थिर कर दो। सवाल तो ये बड़ा गंभीर है ना कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को किसी अपनी पार्टी में किसी के ऊपर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, पार्टी में तो हर आदमी पे भरोसा है, पार्टी का भरोसा आपको इस बात से साबित होगा कि अब तक कोई टूटा नहीं, एक आध किसी आदमी को छोड़ दें। लेकिन ये जो लोकतंत्र में एक प्रवाह बनता जा रहा था, पहले सरकारें गिराने का प्रवाह बना कि 4 लोगों के खिलाफ कुछ एफआईआर करो, उनके नेताओं को धमकाओ और सरकारें गिरा दो। तो पहले सरकारें गिराने का हुआ कि भाई सरकारें गिराओ, बीजेपी की सरकार बनाओ, लोगों को तोड़ो, बीजेपी की सरकार बनाओ। एक तंत्र ये चला। दूसरा तंत्र फिर ये चला कि अच्छा जो सरकारें नहीं गिर रही, जो लोग नहीं टूट रहे हैं, उनके मुख्यमंत्रियों के ऊपर आरोप लगाओ और उनको जेल में डाल दो। तो लोकतंत्र में इसके खिलाफ भी तो खड़ा होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके खिलाफ देखिए, नैतिकता के दायरे में आप बहुत कुछ ला सकते हैं, लेकिन नैतिकता के दायरे में क्या उस आदमी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए जो केवल और केवल एक आदमी, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को एक बयान के आधार पर जेल में डाल रहा है? उसको भी तो नैतिकता बनती है कोई। भाई तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास कुछ था नहीं। 10 बार वो आदमी कह चुका है, अरविंद केजरीवाल, एक मिनट, 10 बार वो आदमी कह चुका है, आपने उसको पकड़ के किसी को जेल में डाला, वो कहता है साहब मेरे तो कोई लेना देना नहीं, मेरे से तो कुछ नहीं कहा, मेरे से तो कुछ नहीं मांगा। फिर आपने उसको 6 महीने जेल में रखा, फिर उसको कहा भैया बेटा बेल चाहिए ना, उस पर भी कानून वही लगाए आतंकवादियों वाले, फिर कहे बेल चाहिए ना तो तभी मिलेगी जब तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलेगा।
तो ये जो ट्रेंड बन गया है कि भाई जनता अगर कहीं विपक्ष के मुख्यमंत्री को चुन लेगी कभी भी, आज बीजेपी की सरकार है, कल को किसी और की सरकार होगी, ये ट्रेंड बहुत खतरनाक है कि राज्यों में दूसरे दलों की चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए सबसे बढ़िया कानून पीएमएलए है, पीएमएलए लगाओ मुख्यमंत्री गिराओ, पीएमएलए लगाओ मुख्यमंत्री गिराओ। इस स्कीम को ब्रेक लगाना बहुत जरूरी था। लेकिन क्या इससे एडमिनिस्ट्रेशन पे फर्क नहीं आ रहा है? क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि 6 महीने में बताइए कितनी कैबिनेट की मीटिंग हुई, कितने फैसले लिए गए। देखिए, कैबिनेट की मीटिंग और फैसले अलग चीजें हैं, काम नहीं रुक रहे। टीबीआर में मंत्री के पास पावर है और अब इन्होंने जो कानून बनाया उसके हिसाब से मंत्री के बाद एलजी के पास पावर है। तो कैबिनेट के फैसले जरूरी होते हैं जब आप नई पॉलिसीज बनाते हैं, तो बहुत सारी नई पॉलिसीज भी बनाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो जैसे मैंने कई जगह बोला, हमारा काम था स्कूल बनाना। आज दिल्ली में इस सब क्राइसिस के बीच भी 20 नए स्कूल बन गए। मोहल्ला क्लिनिक चलाना, 2 करोड़ लोगों ने पिछले 1 साल में मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराया है। बिजली के बिल लोगों के बहुत जितने जीरो आ रहे थे अभी भी आ रहे हैं। तो ये सारे काम, बसेस का खरीदने का काम दिल्ली में 7,700 बसेस दिल्ली की सड़कों पे हैं इस समय। और ये अपने आप में दिल्ली की मतलब हिस्ट्री में आप देखेंगे तो कभी इतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं हुआ। इनमें से 2000 तो ई बसेस हैं। लेकिन बारिश में इस बार दिल्ली का गवर्नेंस हम लोगों ने देखा कैसे कोलैप्स हो रहा है। एमसीडी भी आपके पास है, मेरे पास एक सूची है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जिस वक्त दिल्ली सरकार के बड़े नेता जेल में थे, दिल्ली में पानी की समस्या हुई, जल भराव की समस्या अभी सबने बारिश में भी देखी और पहले भी हुई, कोचिंग सेंटर और शेल्टर होम जैसे मामले हुए, कूड़े का पहाड़ वहीं खड़ा है, यमुना गंदी पड़ी है। अब इसका कौन जवाब देगा? मैं दूंगा। बताइए। मैं ही दूंगा प्लीज। इसके मैं 2 हिस्से में जवाब दूंगा। पहला तो ये कि चलो दिल्ली के मुख्यमंत्री तो जेल में हैं, लेकिन टीवी पे आप ही लोगों ने दिखाया पूरे देश में किस शहर से वो विजुअल नहीं आए जो दिल्ली से आ रहे थे, और उससे खतरनाक विजुअल नहीं आए पानी से भराव से लेके और बुरी स्थिति के। तो भाई जिनके मुख्यमंत्री जेल में नहीं, अगर मुख्यमंत्री का जेल में जाना ही जलभराव का कारण बन रहा है, तो जिन राज्यों के मुख्यमंत्री जेल में नहीं है वहां तो जलभराव नहीं होना चाहिए था। गुड़गांव में जलभराव नहीं होना चाहिए था, दिल्ली के बाजू की बात कर रहा हूं मैं, नोएडा में जलभराव नहीं होना चाहिए था। तो अगर मुख्यमंत्री के जेल से ही जलभराव को जोड़ के देखना है तो आप ये भी देखिए कि भाई गुड़गांव में क्यों भरा। अरविंद केजरीवाल तो गुड़गांव के मुख्यमंत्री नहीं है, गुड़गांव में तो उन्होंने मुख्यमंत्री भी बदल दिया था, फिर भी नहीं जलभराव ठीक हुआ। तो यहां से ये समझ में आता है कि जलभराव का और मुख्यमंत्री के जेल का दोनों का अलग अलग घटनाएं हैं। मुख्यमंत्री को राजनीतिक साजिश के तहत जेल भेजा गया। जलभराव की स्थिति, नाले साफ नहीं हुए, मैं मानता हूं। वो क्यों नहीं हुए? क्योंकि एलजी साहब ने दिल्ली में एक पैरेलल गवर्नेंस चला रखी है। दिल्ली के लोग चुनते हैं भाई केजरीवाल जी काम करेंगे, एलजी साहब, केंद्र सरकार ने एलजी साहब को पावर देके कहता, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं जी चुनी हुई सरकार को पावर है, फिर भी कहते हैं नहीं जी हम तो नहीं मानेंगे, हम ऑर्डिनेंस ला के पावर बदल देंगे। तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है दिल्ली में, और लोकतंत्र की जब जहां जहां हत्या होगी उसका नुकसान वहां फिर कुछ ना कुछ तो उठाना पड़ेगा। और ये नुकसान यहां ये है, दिल्ली की सरकार, आज भी मैं फख्र के साथ कहता हूं कि जिस तेवर के साथ में पिछले 10 साल से काम कर रही थी, इस सबसे बड़े क्राइसिस में पॉलिटिकल पार्टी के दिल्ली की सरकार ने और एकजुटता से और तेजी से और तेवर से काम किया।